हेलो एवरीवन, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। अंग्रेजी भाषा, अगर आपके एग्जाम्स की बात करें तो अंग्रेजी के सेक्शन के 3 कॉलम्स हैं, 3 खंबे हैं। पहला जो खंबा है या कॉलम है रीडिंग का, पढ़ करके मीनिंग निकालना। दूसरा है ग्रामर, सही जगह पे सही वर्ड का इस्तेमाल। और तीसरा है वोकैबलरी, भारी भरकम वर्ड्स का आपको आइडिया हो क्या वो कहना चाहते हैं। और इन तीनों कॉलम्स को, तीनों खंभों को हम एक साथ इस क्लास में टैकल करते हैं, एक पूरा पैकेज बना करके। मंडे टू फ्राइडे क्लास आपको शाम में मिलती है। आधे पौने घंटे में एक आर्टिकल आप मेरे साथ पढ़ेंगे, रीड करेंगे, मीनिंग निकालेंगे, ग्रामर आपको सिखाएंगे। साथ में जो भारी भारी वर्ड्स हैं इनको लॉजिकली दिमाग में बिठाना सिखाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करें आज का क्लास। आज का आर्टिकल हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पीकिंग ट्री सेक्शन से। ये आर्टिकल आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा, चैलेंज करेगा, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, आप कुछ नया सीखे। तो चलिए बिना देरी के आइए क्लास को शुरू करें। द आर्किटेक्चर ऑफ सफरिंग। देखिए, अंग्रेजी में सफरिंग का मतलब होता है पेन, पीड़ा, दर्द। इसके लिए एक और वर्ड है एफ्लिक्शन, इसी आर्टिकल में शायद आएगा। सफरिंग समझते हो ना, किसी चीज से जूझना, परेशान होना, दर्द से गुजरना। आर्किटेक्चर का मतलब होता है ढांचा। कह रहा है जी सफरिंग का एक ढांचा है। पेन को आप तभी फील करोगे जब उस ढांचे के आप शिकार हो। चलो जी, आर्किटेक्चर कहां से मिलेगा ये सफरिंग का? कह रहा है जी और ग्रेटेस्ट प्रिजन एंड ग्रेटेस्ट लिबरेशन बोथ ओरिजिनेट विद इन द माइंड। ये जो आर्टिकल है ना, थोड़ा फिलोसफिकल है। आपको फिलोसफी, मोरालिटी, कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा, ये सब देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो पूरा मीनिंग निकाल के आप फील करोगे, अच्छा भी फील करोगे, और चीजें आपको मेक सेंस करेंगी। कह रहा है हमारा सबसे बड़ा प्रिजन यानी सबसे बड़ा जेल और सबसे बड़ी लिबरेशन यानी आजादी, दोनों ही ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं पैदा होकर के इसी माइंड से, इसी दिमाग से या ब्रेन से। अगर दिमाग आपके काबू में है तो आप सबसे ज्यादा आजाद आदमियों में से एक हो दुनिया में, और अगर दिमाग के आप खुद काबू में आ चुके हो तो दिमाग का प्रिजनर आपको बन चुके हो, मतलब दिमाग के आप कैदी बन चुके हो। चलिए, ग्रेटेस्ट प्रिजन एंड ग्रेटेस्ट लिबरेशन दोनों की वर्ब है ओरिजिनेट। ओरिजिनेट होना, किसी चीज का कहीं से, किसी ओरिजिन से पैदा होना। आर्टिकल पढ़ने में ऊपरी ऊपरी आपको लगेगा, लेकिन पढ़ने के बाद फिर बता रहा हूं मैं, मजा आएगा, चीजें मेक सेंस करेगी। मैं ऐसे ही आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करता हूं जो एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ने चाहिए। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे। वोकैब का टाइम है। आज एक नया सेक्शन वोकैब में मैंने ऐड भी कर दिया है। 5-6 वर्ड्स हैं मेरे पास इसी आर्टिकल में आने वाले, भारी भरकम है। शुरू में एक साथ उनको देख लो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। आपके प्यार, लाइक्स और शेयर्स के ऊपर ही इस क्वालिटी कंटेंट को इसी रेगुलरिटी के साथ में लाया जा सकता है। चलिए, वो जो स्पेशल सेक्शन है इस वोकैब के बाद में करवाता हूं मैं। पहला जो वर्ड है आज का फैसिलिटेट है। ये वर्ड 3-4 दिन पहले की किसी क्लास में आया था और मैंने अच्छे से फैसिलिटी से, सुविधा से इसको जोड़ के बताया था। आज इसका रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में पक्का बिठा लेना। फैसिलिटी आपने सुना है, सुविधा। फैसिलिटेट का मतलब है किसी चीज को सुविधाजनक बनाना, आसान बनाना। फैसिलिटी क्या करती है? फैसिलिटी आपके लिए चीजें आसान बनाती है ना, तो फैसिलिटेट करना, सुगम या आसान बनाना। टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तकनीक जो है सुगम या आसान बना देती है असरदार बातचीत को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। चलिए, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट का बिल्कुल उल्टा है, चीजों को मुश्किल बनाना, रास्ते में रोड़े अटकाना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इंपीड करना या हैम्पर करना। इजी वाला वर्ड था। अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअम। अंग्रेजी में एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें डबल यू आता है। वैसे तो और भी 3-4 वर्ड्स हैं, लेकिन वो बायोलॉजी के हैं जो आप यूज नहीं करोगे, या फिजिक्स में आते हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, पीएचडी वाले, तो उनको छोड़ दें, बायोलॉजी को छोड़ दें। तो एक ही वर्ड अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअम जिसमें डबल यू आता है, इसकी स्पेलिंग को देख लेना। कॉन्टिन्यूअम बना है कॉन्टिन्यूटी से या कॉन्टिन्यूअसली से। कॉन्टिन्यूअम का मतलब होता है सतत प्रवाह, निरंतर क्रम, या एक कंटिन्यूअस, लगातार चलता हुआ सीक्वेंस जिसमें कोई भी ब्रेक्स ना हो। चलो अब कॉन्टिन्यूअम कैसे अगर आप दिमाग में बिठाना हो, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअम में होते हैं। एक मोमेंट पहले जो वक्त निकला वो पास्ट है, जिस मोमेंट पे आप इसकी बात कर रहे हो वो प्रेजेंट है, और 5 मिनट बाद जो आने वाला है, 2 सेकंड बाद जो आने वाला है वो फ्यूचर है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ये कॉन्टिन्यूअम में है।
पास्ट ही प्रेजेंट बन जाता है, प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर था। चलिए, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट लाई ऑन द सेम पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूम। पीस यानी अमन चैन शांति, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, ये दोनों रखे हुए होते हैं एक ही सियासी या राजनीतिक सीक्वेंस में या कंटिन्यूअस फ्लो में। पीस हो जाएगी, फिर लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई की वजह से पीस होगी, पीस की वजह से लड़ाई होगी। समझ रहे हो आप? तो इंडिया पाकिस्तान को आप इमेजिन कर लेना, ये वर्ड आपके दिमाग में बैठेगा। सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, स्पेक्ट्रम या फ्लो आप इसको बोल सकते हैं। चलिए, इसकी स्पेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वर्ड का मीनिंग तो आप निकाल ही लेंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांजिट। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ट्रांजिएंट वो चीजें हैं जो आपके सामने तो है लेकिन अभी अभी है और एक मोमेंट में, दो मोमेंट में, कुछ जो है पलों में चली जाएंगी, किसी और जगह उनको जाना है। आप थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में वर्ड। निहायती टेम्परेरी चीजों को, जो ज्यादा टिकाऊ ना हो, जो अस्थायी हो, शॉर्ट लिव्ड हो, उनको अंग्रेजी में ट्रांजिएंट बोलते हैं। क्योंकि एक ट्रांजिट में थी, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही थी, बीच में आपने इसको देखा कुछ पलों के लिए तो आपको वो दिखाई दी। मोमेंट्री बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं। ट्रांजिएंट के लिए एक बड़ा एडवांस्ड वर्ड अंग्रेजी में एफेमरल। इसको याद करना ही पड़ेगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये, बैंकिंग एसएससी में। एफेमरल पल भर का, अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में एफेमरल। चलिए, ट्रांजिएंट का उल्टा एंड्यूरिंग, जो लंबा चले, टिकाऊ हो। परसिस्टेंट, जो लगातार बना रहे। एंगर इज ऑफ्टन ट्रांजिएंट बट हार्श वर्ड्स कैन हैव लास्टिंग इंपैक्ट। गुस्सा जो है अक्सर वो पल भर का होता है, लेकिन कड़वे वर्ड्स जो हैं, कड़वे बोल जो हैं, उनका लास्टिंग या टिकाऊ या लंबा इंपैक्ट हो सकता है। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आप। एक और वर्ड आएगा इंट्रिंसिक। देखिए, वो चीज इंट्रिंसिक है जो इन है आपके नेचर में, इसीलिए इंट्रिंसिक को इननेट भी बोला जाता है। नेट यानी नेचर, इन मतलब अंदर। जो एक स्वाभाविक चीज है, अंतर्निहित पार्ट है, इनसेपरेबल हिस्सा है आपका, वो आपके अंदर इंट्रिंसिक है। क्यूरोसिटी इज एन इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ एवरी यंग चाइल्ड। जिज्ञासुपना, सवाल पूछने का जो एबिलिटी है, वो एक स्वाभाविक या नेचुरल क्वालिटी होता है किसी भी छोटे बच्चे का, है ना। हर छोटा बच्चा साइंटिस्ट होता है, हर चीज को वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, क्वेश्चन करेगा, टेस्ट करके देखेगा, है ना। तो एक मिनी साइंटिस्ट की तरह होते हैं छोटे बच्चे। चलिए, इनहेरेंट, इननेट, इंट्रिंसिक, स्वाभाविक के फंडामेंटल के सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड भी आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए, लास्ट वर्ड है आज का, एनाइलेट। ये एनाइलेट वर्ड है ना, आप डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स पढ़ो तो वहां पे आपको दिन में 2 बार मिलेगा, 4 बार, 3 बार भी मिल सकता है। एनाइलेट का मतलब होता है निस्तनाबूद कर देना, तहस नहस कर देना, पूर्णतः नष्ट कर देना, है ना। कभी ये बोलते हैं वेनेजुएला कर दूंगा, कभी बोलते हैं कोलंबिया को, ईरान को, इधर उधर। तो एनाइलेट वर्ड आप ऐसे सच में डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स में आपको मिलेगा। इरेडिकेट करना, जड़ से नष्ट करना, एलिमिनेट करना, खत्म कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना, चकनाचूर कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, मार देना, है ना। एक्सटर्मिनेट जो है टर्मिनेशन से ही बना है, मार देने से। तो ये एनाइलेट के सिनोनिम्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। द अर्थक्वेक नियरली एनाइलेटेड द कोस्टल विलेज। इस भूकंप ने लगभग या नियरली, ऑलमोस्ट नेस्तनाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया पूरे इस तटीय गांव को या कोस्ट पे बसे हुए विलेज को। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आप आज देखेंगे, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं वोकैब। अब एक छोटा सा सेक्शन है जो मैं होपफुली वीक में 2 या 3 दिन बार लाया करूंगा। ये सेक्शन होगा कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स का, फॉरेन जार्गन्स का, या फिर होमोनिम्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो वोकैब से हटके हैं, थोड़े से सिनोनिम एंटोनिम के पार हैं, है ना। कभी वन वर्ड्स हो गए इस तरह के, या फ्रेजल वर्ब्स होगी, फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजेस हो गए। ये सेक्शन में लेकर के आता हूं एक किताब से जो आज आपसे मैं शेयर करूंगा। वोकैबुलरी बिल्डर इस किताब का नाम है, ओसवाल बुक से ये पब्लिश होती है। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले फटाफट अपने वर्ड सीख लो आज के। देखिए, पहला आज का वर्ड पेयर है इमेंसिएशन एंड इमेंसिपेशन। ये आज की क्लास में आप देखेंगे, इसीलिए करवा रहा हूं। दोनों वर्ड्स कैसे हैं? ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इमेंसिएशन एंड इमेंसिपेशन। एक में क्या हुआ, यहां पे एन नहीं लगा हुआ, दूसरे में एन लगा हुआ है, और यहां पे पी नहीं लगा हुआ, यहां पी लगा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। इमेंसिएशन का मतलब होता है दुबलापन, जो किसी बीमारी या खाने की कमी से आया हो। अभी आपने सोनम वांगचुक को देखा होगा, तो वो इमेंसिएटेड हैं, बहुत दुबले हो चुके हैं 20 दिन खाना ना खाने की वजह से।
इमेंसिपेशन का मतलब होता है बंधन से मुक्ति या आजादी या लिबरेशन, स्लेवरी से, कंट्रोल से, रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम। इमेंसिपेशन अगर याद करना हो इमेंसिएशन से अलग करने के लिए तो इमेंसिपेशन में मैन लगा हुआ है, मैन लगा हुआ है। मैन मतलब आदमी, और आदमी की फ्रीडम ही इमेंसिपेशन है। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ, बैठे तो दिमाग में बिठा लेना। अब इन दोनों को यूज भी करके दिखाता हूं ताकि दोनों वर्ड्स मेक सेंस करें। मंथ्स ऑफ फैमिन लेड टू सीवियर इमेंसिपेशन अमंग द विलेजर्स। कई महीनों का जो अकाल था, फैमिन था, वो लीड टू कर गया बहुत खराब दुबलेपन की तरफ, दुर्बलता की तरफ पूरे गांव वालों में, अमंग द विलेजर्स। तो ये इमेंसिएशन है। दूसरा वाला भी देख लो। द इमेंसिपेशन ऑफ विमेन फ्रॉम पेट्रियार्की कैन ट्रांसफॉर्म द नेशन सोशल स्ट्रक्चर। जो आजादी है, बंधनों से मुक्ति है महिलाओं की, पेट्रियार्की से, पुरुष प्रधान समाज से, वो बदल सकती है पूरे देश के सामाजिक ढांचे को, सोशल स्ट्रक्चर को। तो ये दोनों वर्ड्स दिमाग में बिठाने हैं। इनके क्यू कार्ड्स बना करके आपसे शेयर करेंगे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में। पूरा एक इनका अपने बैंक सा बना लेंगे, है ना, कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स का। तो धीरे धीरे करके सीखते जाओ, रोज 2 सीख लो, वो काफी है। आज एक और पेयर आप क्लास में देखेंगे, कॉन्शियस और कॉन्शियंस। देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, कॉन्शियस और कॉन्शियंस। फर्क क्या दोनों में पता है आपको? इसमें लगा हुआ है साइंस, साइंस, और इसमें लगा हुआ है बिना साइंस के सियस। साइंस जो है ना, ये कॉन्शियंस जो है वर्ड, ये मॉरल साइंस की बात करता है। अंतरात्मा, नैतिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा, द इनर मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल साइंस ही कॉन्शियंस है, ऐसे इसको याद रखें। मेमोरी ट्रिक आपको बता दी। और जो कॉन्शियंस है ये एक नाउन है, अंतरात्मा एक नाउन है। कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है होश में, जागरूक या सचेत। दोनों अलग वर्ड्स हैं। अगेन, कॉन्शियंस अंतरात्मा है, मॉरल साइंस है, इसकी स्पेलिंग में भी साइंस आता है। कॉन्शियस यानी होश में हो, जागरूक हो, सचेत हो, जिसको पता हो। चलो अब यूज करके देखो इन दोनों वर्ड्स को। ही रिमेन्ड कॉन्शियस थ्रू आउट द ऑपरेशन। वो जागरूक, सचेत या होश में रहा, कॉन्शियस रहा पूरे ऑपरेशन के दौरान। दूसरा वाला बना के देखो। हिज कॉन्शियंस वुड नॉट अलाउ हिम टू लाई। उसका अंदर का जो मॉरल साइंस था, कॉन्शियंस था, अंतरात्मा थी, जमीर था, उसने उसको अलाउ ही नहीं किया कि वो झूठ बोले। तो जमीर बोल देना दूसरे को, अगर हिंदी में अच्छे से समझना हो, उर्दू में जमीर। चलिए, तो ये सेक्शन हमने लिया है वोकैबुलरी बिल्डर्स बुक से। इस शानदार बुक के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, मार्केट में इंग्लिश की आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, 400 पेज की, 800 पेज की। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे एग्जाम भर की और डे टू डे लाइफ के अंदर जो यूज होने वाली सिलेक्टेड वोकैब है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से सीखना। और ये काम बड़े अच्छे तरीके से करती है वोकैबुलरी बिल्डर। ये किताब ओसवाल बुक्स की पब्लिकेशन है, हमारी वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस बुक। और इसका मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा हूं, देख रहे हो, पूरा इन्होंने सेक्टर वाइज सेक्टर और छोटा छोटा करके पूरी किताब को इन्होंने बनाया 250 पन्नों में। हर सेक्टर के अंदर जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इडियम एंड फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो ये हर सेक्टर के अंदर आप पहले लिमिटेड सा मटेरियल पढ़ोगे जो काम का होगा, जो आप याद कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको हाथों हाथ मिल जाएगा उसका एक प्रैक्टिस सेट, है ना। जैसे आप ये पढ़ रहे हो वोकैबुलरी बेस्ड ऑन रूट वर्ड्स, तो ये 4-5 पेजेस में रूट वर्ड सारे आपको समझा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, आप उसको प्रिपेयर करें। तो इस किताब को आप यूज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है, ओसवाल पब्लिकेशन की इस वेबसाइट से। लिंक पे क्लिक करें, किताब पे जाएंगे, वोकैबुलरी बिल्डर, इस पे जाएं, ऐड टू कार्ट करें या बाय नाउ करें। प्राइस आपको दिखाएगा 350 रुपए, लेकिन आपको यहाँ पे कूपन लगा लेना है YT10। जैसे इस कूपन को आप अप्लाई करेंगे, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 319 रुपीज। ये बुक पर्सनली मैं यूज कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस बुक। देखिए, समरी ये है, हमारा दिमाग और ब्रेन दो अलग अलग चीजें हैं। ये बुद्धिज्म कहता है ऐसा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। दिमाग वो डब्बा है जो आपके मस्तिष्क या फिर यूं समझ लें आपके खोपड़ी के अंदर बैठा है। ये एक ऑर्गन है, टिश्यू से बना हुआ, चीजों को प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर है। लेकिन प्रोसेसिंग के बाद जो चीजें मेक सेंस करती है, बादल देखने के बाद जो आपको खुशी होती है, चिड़िया देखने के बाद जो आपको मजा आता है, आप होप फील करते हो, आशा को, आप डर फील करते हो, ये फीलिंग आपको ब्रेन से नहीं आती, ये फीलिंग आती है आपको माइंड से। तो इसलिए माइंड और ब्रेन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन इस आर्टिकल में आपको दिया है। फिर इसमें यह भी पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका माइंड गलत तरीके से प्रोसेस करता है और वो ब्रेन का पार्ट बन जाती हैं। जैसे किसी आदमी ने आपसे कुछ कह दिया गलत तरीके से, एक बार कहा था, लेकिन आपने उसको 5 दिन तक अपना मूड खराब करने दिया और 5 साल तक याद भी रखा।
हो सकता है वो आदमी इतना गलत आपके लिए ना चाहता हो मन से, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन ये कहता है ब्रेन का कि वो आदमी आपका बुरा चाहता है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन हम करते हैं ना दिमाग से, इसी के हम प्रिजनर हैं, इसी के कैदी हैं। जिसने दिमाग पे कंट्रोल किया और इमोशंस को दिमाग से ही खेला, तो वो आदमी सबसे बड़ा आजाद आदमी है। अब इसको प्रैक्टिकली समझाया गया। टोन के ऊपर लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसलिए टोन खुद से जज करें। अब आर्टिकल को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें और जितना मीनिंग हो सके निकालें। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, आपको ट्राई देना खुद से। कह रहा है इन द बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग द माइंड इज नॉट अ मटेरियल एंटिटी कन्फाइंड टू द ब्रेन। कह रहा है जी बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग में या बुद्धिज्म की समझ में जो दिमाग है, मस्तिष्क है, माइंड है, वो एक मटेरियल एंटिटी नहीं है। मटेरियल यानी जो सच हो, रियल हो। एंटिटी यानी तत्व, पदार्थ। ये कोई सच का या तत्व या पदार्थ नहीं है, एंटिटी नहीं है, जो कन्फाइंड हो, लिमिटेड हो, सीमित हो। और कहां तक? आपके ब्रेन तक, इस ऑर्गन तक, खोपड़ी तक। कह रहा फिर क्या है भाई ये? कह रहा है ये इस तक सीमित नहीं है, इससे बहुत आगे है। आगे लगा लिख के बता रहा है। कह रहा है बट द कॉन्टिन्यूम ऑफ एक्सपीरियंस कैरेक्टराइज्ड बाय क्लैरिटी एंड नोइंग। कह रहा है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में माइंड जो है ब्रेन से बहुत आगे है। ये एक कॉन्टिन्यूम की तरह है, एक कंटिन्यूअस फ्लो की तरह है, जो एक्सपीरियंस का होता है, अनुभव का होता है, और जिसका करेक्टर बताया जाता है क्लैरिटी और नोइंग के द्वारा। क्लैरिटी आप समझते हैं, चीजों की सफाई दिमाग में आपको समझ में आती हो साफ साफ क्लियर तरीके से, क्लैरिटी। और नोइंग का मतलब होता है नो करने की क्वालिटी या ज्ञान। तो ये है माइंड। माइंड ब्रेन नहीं है बुद्धिज्म में। माइंड जो है ब्रेन से बहुत आगे है। उस ब्रेन तो है ही, लेकिन उससे बहुत आगे है, कन्फाइंड नहीं है ब्रेन तक। माइंड का मतलब है एक ऐसा एक्सपीरियंस का कॉन्टिन्यूम या लगातार चलने वाला फ्लो, जिसमें आपको क्लैरिटी और नोइंग मिलेगी। चीजें साफ साफ समझ में आएंगी और आप चीजों का ज्ञान ले पाओगे। कह रहा जी थ्रू विच वी सी, हियर, रिमेंबर, होप, फियर एंड अंडरस्टैंड। ये वही क्लैरिटी और नोइंग है, ये वही कॉन्टिन्यूम ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसके जरिए, थ्रू विच मतलब जिसके, थ्रू यानी जरिए, हम देखते हैं, सुनते हैं, याद रखते हैं, होप करते हैं, डर 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 में जीते हैं या फियर करते हैं, या समझते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये है बुद्धिज्म में माइंड। चलिए माइंड की वर्ब है इज। बॉडी पार्ट्स के आगे, बॉडीली पार्ट्स के आगे आप हमेशा द का इस्तेमाल करें। कभी भी ऐसा नहीं लिखें आई, आप लिखेंगे द आई, है ना। एप्पल ऑफ द आई अंग्रेजी में एक जो है इडियम भी है आपको, आंखों का तारा। तो कोई भी इडियम बना लो, फ्रेज बना लो, आप कहीं भी बॉडीली पार्ट का यूज करें। हैंड का, हाथ का, फुट का, पांव का, फेफड़े का, गुर्दे का, किडनी का, लिवर का, जिसका भी, आगे आप उसके द का इस्तेमाल अंग्रेजी में इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक सिंपल फॉर्मूला दिमाग में रखें। क्लैरिटी की स्पेलिंग में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो गलत होते हुए देखता हूं मैं लोगों को। अंग्रेजी में एक वर्ड है क्लियर, क्लियर यानी साफ, उसी से वर्ड बनाया जाए क्लियरिटी, तो ये वर्ड गलत है। क्लियर की स्पेलिंग से क्लैरिटी मत बना लेना, वर्ड दोनों सेम है, लेकिन क्लैरिटी में ये ई को ड्रॉप कर देता है। तो क्लियर से क्लियरिटी नहीं, क्लियर से क्लैरिटी, बिना ई के ये वर्ड बनाया जाता है। कह रहा है जी वाइल द आईज, ईयर्स, ब्रेन फैसिलिटेट परसेप्शन, द माइंड एप्रीहेंड्स एंड एक्सपीरियंसेस अपीयरेंसेस। कह रहा है जहां आपकी आंखें, कान और दिमाग ये आसान बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, फैसिलिटेट बनाते हैं अनुभूति को, परसेप्शन को। परसेप्शन क्या होता है? आप किसी चीज को देखते हो तो जो इमेज बनती है दिमाग में, वो परसेप्शन है। किसी गाने को सुनते हो, जो अंदर आपकी समझ बनती है वो गाने की लिरिक्स की, वो परसेप्शन है। किसी चीज को टच करते हो तो उसका एहसास जो होता है कि वो कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, कितनी रफ है, कितनी स्मूथ है, वो परसेप्शन है। तो ये वर्ड अनुभूति कहलाता है हिंदी में, और मैं इसको वर्ड कोई पता नहीं मुझे। कह रहा आपकी आंखें, कान और ब्रेन ये सिर्फ आसान बनाते हैं परसेप्शन को। कह रहा और आपका जो माइंड है वो एप्रीहेंड करता है और एक्सपीरियंस करता है अपीयरेंसेस को। एप्रीहेंड करना यानी किसी चीज की ग्रास्प लेना, अंडरस्टैंडिंग लेना। एक्सपीरियंस करना यानी किसी चीज को महसूस करना। सच में तो आपका दिमाग जो है वो परसेप्शन करता है या महसूस करके एप्रीहेंड करता है चीजों को, जो है अपीयरेंसेस को। अपीयरेंस यानी किसी चीज का रूप। अब अपीयरेंस कैसे हो सकती है? वेदर, क्लाउड्स, साउंड्स, मेमोरीज और इमोशंस, सबकी अपनी अपनी अपीयरेंस है ना। कलर्स की अलग अपीयरेंस है, साउंड की, आवाज की, मेमोरी की, यादों की, इमोशंस की। तो ये सारा काम आंख, दिमाग, कान का नहीं है, ये सारा काम है माइंड का, जिसको बुद्धिज्म में, है ना,
समझ गया, ब्रेन से अलग चीज बताया गया है। चलिए, आईज, ईयर्स, ब्रेन तीनों की वर्ब है फॉर फैसिलिटेट, आसान बनाना चीजों को। परसेप्शन यानी एक्सपीरियंस करने की क्वालिटी या अनुभूति। माइंड के आगे द लगेगा, बॉडीली पार्ट है। माइंड की वर्ब है एप्रीहेंड्स एंड एक्सपीरियंसेस। एप्रीहेंड करना, चीजों की ग्रास्प लेना, उनको समझ पाना। चलो जी, इमेंसिपेशन और इमेसिएशन ये दोनों वर्ड्स आपको करवाए थे। इन दोनों में से सिनोनिम कौन है लिबरेशन का? छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पुट कर रहा हूं। इमेंसिएशन और इमेंसिपेशन दोनों वर्ड्स आपको करवाए हैं अभी। इन दोनों में से लिबरेशन का सिनोनिम कौन है? डाल देना कमेंट्स में, लिख लोगे तो दिमाग में रह भी जाएगा, इमेंसिएशन और इमेंसिपेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जरूर रिप्लाई किया करो साथ साथ वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट सेंटेंस को मैंने ब्रेक कर दिया है, थोड़ा और समझने में आपको आसान लगे। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई दो। चलिए, कह रहा है जी, न्यूरोसाइंस राइटली डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट इंजरी, एजिंग, केमिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस मेमोरी, मूड एंड बिहेवियर। कह रहा है जो न्यूरोसाइंस है या न्यूरॉन्स का साइंस है या यूं समझ लो दिमाग का साइंस है, वो सही तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करता है या दिखाता है। दिमाग तो नहीं, न्यूरॉन्स तो आप समझते ही हैं दिमाग का पार्ट है, लेकिन मिलेंगे आपको न्यूरो। कह रहा है नाड़ी साइंस जो है दिमाग का या न्यूरॉन्स का जो साइंस है, वो हमें ये दिखाता है कि इंजरी, बुढ़ापा, एजिंग और केमिकल चेंजेस जो हैं ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं आपकी याददाश्त को, आपके मूड को और बर्ताव को। कह रहा है और क्या दिखाता है, एंड बुद्धिज्म डज नॉट अपोज साइंस। और बुद्धिज्म तो साइंस को अपोज भी नहीं करता है। बुद्धिज्म जो है ये धर्म जो है साइंस के साथ है। और कह रहा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम, ये साइंस को इसलिए अपोज नहीं करता है, महज इसलिए, जस्ट बिकॉज, महज इसलिए, इट रिगार्ड्स द ब्रेन एज अ फिजिकल ऑर्गन वाइल व्यूइंग कॉन्शियसनेस एज द डोमेन ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। कह रहा है क्योंकि ये रिगार्ड करता है, मानता है एक ब्रेन को या मस्तिष्क को फिजिकल ऑर्गन या एक भौतिक अंग, जबकि ये देखता है या देखते हुए कॉन्शियसनेस को या फिर आपकी होश को, जागृति को, एक डोमेन या दायरा जो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का, पर्सनलाइज जो है अनुभव का। समझना इस बात को, सेंटेंस की अंतरात्मा समझो। सेंटेंस कह रहा है ये बात कि न्यूरो साइंस बहुत अच्छे से या राइट तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है ये बात कि ये सारी चीजें जो हैं आपके मूड, मेमोरी और बिहेवियर को चेंज करती है। मेन क्लोज क्या है, न्यूरो साइंस डिमॉन्स्ट्रेट्स, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। दैट के बाद यहां पे पूरा एक सबऑर्डिनेट क्लोज लगा हुआ है। मेन क्लोज जो है न्यूरो साइंस और डिमॉन्स्ट्रेट से ही बना था। फिर देखो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई, एंड से बनने वाले क्लोज होते हैं, एंड के बाद जो लिखे हुए क्लोज होते हैं वो भी आजाद या मेन क्लोज होते हैं। तो एक मेन क्लोज सेकंड आया यहां पे, बुद्धिज्म। कह रहे दूसरी बात हम ये बताएं, बुद्धिज्म भी अपोज नहीं करता है साइंस को। ये जो ऊपर बात लिखी है ना, बुद्धिज्म ये नहीं कहता कि गलत है, क्योंकि अगर सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ये बात हम, क्योंकि बुद्धिज्म मानता है कि ब्रेन जो है वो एक फिजिकल ऑर्गन है, सिर्फ शारीरिक अंग है, और ये जब मान रहा होता है तब ये देख रहा होता है आपकी होश को या कॉन्शियसनेस को एक ऐसे डोमेन या फील्ड के तौर पे जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का है या फिर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस का है। तो क्योंकि बुद्धिज्म ये चीज मानता है, तो ये मत समझ लेना बुद्धिज्म साइंस को नहीं मानता, ये बात गलत है। बुद्धिज्म बड़े अच्छे से साइंस को मानता है। चलिए, थोड़ा सा ट्विस्टेड सेंटेंस था इसलिए मैंने इसको पहले से ब्रेक करके रख दिया, किसी के कोई कंफ्यूजन ना बैठे। न्यूरो साइंस की वर्ब डिमॉन्स्ट्रेट्स, एजिंग, इंजरी, उन तीनों की वर्ब इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। एंड कंजंक्शन लगी, सब्जेक्ट आया बुद्धिज्म, वर्ब है इसकी डज नॉट अपोज। जस्ट बिकॉज एक कंजंक्शन लगी, नया सब्जेक्ट आया, इसकी वर्ब है रिगार्ड्स। ऑर्गन यानी अंग, बॉडी पार्ट, डोमेन यानी फील्ड या दायरा, सब्जेक्टिव यानी पर्सनलाइज्ड। अब दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लेंगे इनको। पहला कॉन्सेप्ट है जी, होली बुक्स या पवित्र किताबें, इन सभी के आगे द का इस्तेमाल अंग्रेजी में किया जाता है। द बाइबल, द गीता, भगवत गीता, द कुरान, द तोरा, द महाभारत, कोई भी किताब ले लो द लगाते हैं। लेकिन रिलीजन्स के आगे अंग्रेजी में द नहीं लगाया जाता। कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ देखोगे द बुद्धिज्म, द इस्लाम, द क्रिश्चियनिटी, ऐसा नहीं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों साथ में याद करने होते हैं। होली बुक्स द लेती हैं, रिलीजन अपने आगे द नहीं लेता। तो यहां पे द बुद्धिज्म इसलिए हमने नहीं लगाया, याद रखें इसको। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये जो आप अपोज वर्ड देख रहे हो ना, अपोज, इस पे बहुत कंफ्यूजन होती है। कभी कभी लगता है इसके बाद में टू लग जाए और कहीं कहीं नहीं भी लगा होता। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे अपोज के बाद टू लगाना है नहीं?
तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है इन 10 वर्ब्स का। लेफ्ट साइड की वर्ब और राइट साइड की वर्ब बराबर है। फर्क ये है कि लेफ्ट वाली बिना किसी प्रेपोजिशन के आएगी और राइट वाली के साथ में एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। रीच का मतलब भी पहुंचना है, अराइव का मतलब भी पहुंचना है, लेकिन जहां पहुंचते हो ना, रीच के बाद सीधे उस जगह का नाम लिख देते हो। जैसे मैं पहुंच गया दिल्ली तो आई रीच्ड दिल्ली, लेकिन अराइव के बाद आप एट लगा के बताते हो आई अराइव्ड एट दिल्ली। बस यही फर्क है इनमें, मीनिंग सेम। लेफ्ट वाला पोर्शन बिना प्रेपोजिशन के, राइट वाले की प्रेपोजिशन फिक्स्ड है जो लिखी हुई है आपके सामने। इसी में आपको मिलेगा अपोज, इसी में आपको मिलेगा वेट और अवेट। अवेट के बाद में मत लगाओ, वेट के बाद में लगा दो, है ना। रिजेंबल के बाद में मत लगाओ, बी सिमिलर टू लगा दो। आंसर के बाद में मत लगाओ आई आंसर्ड हिज क्वेरी, तो टू हिज क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिप्लाई के बाद में लिखो आई रिप्लाइड टू हिज क्वेरी। चलो अब इसी में आपको अपोज मिला, अपोज के बाद में टू नहीं लगता। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का एक एडवांस पोर्शन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये तो आपने सब जगह पढ़ा सुना होगा, एडवांस वाला थोड़ा ध्यान से समझना, साफ साफ लिखा नहीं होता। एडवांस पोर्शन ये कहता है कि जो दो वर्ड्स मैंने डार्क कर दिए ना, ओपोज और कंप्राइज, ये उतने सीधे नहीं है जितने यहां लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। ओपोज वर्ब के तौर पे अपने बाद में टू नहीं लेता, लेकिन ओपोज्ड, ओपोज्ड जब एडजेक्टिव बन जाए, V3 पार्टिसिपल बन जाए और इसका मतलब वो खिलाफ, उस केस में ये अपने बाद में टू लेता है। अब आपको चेक करना पड़ेगा, किसी सेंटेंस में ओपोज्ड लिखा हो तो क्या वो वर्ब है, अगर वर्ब नहीं है एडजेक्टिव है तो अपने बाद में टू लगा लेगा। जैसे द अक्यूज्ड स्टिल अवेट्स या वेट्स फॉर द ट्रायल। अक्यूज जो है, आरोपी जो है, अभी भी इंतजार कर रहा है, अवेट कर रहा है अपने ट्रायल को। ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट केस, अवेट का मतलब है इंतजार करना। इस केस में आप इस फोर को देख करके डिसाइड कर सकते हो कौन सी वर्ब लगेगी, अवेट लगेगी या वेट्स लगेगी, है ना। इस पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है, फोर को देख करके आप डिसाइड कर सकते हो। करके डिसाइड उसको कमेंट्स में डाल देना। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, लेकिन सेकंड देखो, वी अपोज्ड द पुलिस ब्रुटैलिटी, वी ऑब्जेक्टेड द पुलिस ब्रुटैलिटी। हमने अपोज किया या ऑब्जेक्शन दिखाया पुलिस की ब्रुटैलिटी के सामने, पुलिस की बर्बरता के सामने, मारपीट के सामने। तो वी अपोज्ड यहां पे अपोज वर्ब का काम कर रहा है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ऑब्जेक्टिव भी वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वी सब्जेक्ट है। अपोज के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है तो मैंने नहीं लगाई, ऑब्जेक्टेड के बाद में टू आता है तो मैंने लगा दिया। लेकिन थर्ड केस देखो, वी आर अपोज्ड द पुलिस ब्रुटैलिटी। क्या करें इस केस में, अगर अपोज्ड वर्ब है तो ये पैसिव बन गया, और इसका मतलब पता क्या हुआ, वी आर अपोज्ड, हमें अपोज किया जाता है। भाई हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो लोग हमें अपोज करते हैं, सब लोग कहते हैं कि इनको रोको, वी आर अपोज्ड। ऐसा तो नहीं है, मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं हम पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ हैं। वी आर विद पुलिस ब्रुटैलिटी, वी आर इन सपोर्ट ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, वी आर अपोज्ड टू पुलिस ब्रुटैलिटी। तो ये बिल्कुल अपोज्ड यहां पे एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब बनेगा। वर्ब बनाएगा तो पैसिव बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा तो आप समझ पा रहे हैं ये मीनिंग कुछ और निकाल देगा, इसलिए पैसिव नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव होने की वजह से इसके आगे टू लग जाएगा। तो इसलिए कभी कभी अपोज्ड के बाद में टू नहीं लगा होता और कभी कभी लगा होता है, जहां लगा होता है वहां पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होता है। कैसे मीनिंग निकालोगे, अगर पैसिव बना के देखोगे, वर्ब रखोगे तो इसका मीनिंग कुछ उल्टा पुल्टा निकलेगा, तो समझ लेना एडजेक्टिव है। वी आर अपोज्ड, हम खिलाफ हैं, और किसके, टू द पुलिस ब्रुटैलिटी। तो ये खास वर्ड अपोज की तरफ ध्यान देना है आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, फटाफट खत्म करो फिर अपने बढ़ते हैं आज के क्विज की तरफ। छोटा सेंटेंस है, साइंस इन्वेस्टिगेट्स एक्सटर्नली थ्रू ऑब्जर्वेशन while meditation the bedrock of the Buddhism explores experience internally through disciplined attention। कह रहे साइंस जो है इन्वेस्टिगेट करता है या तह तक जाता है बाहर से, एक्सटर्नली, ऑब्जर्वेशन के जरिए या प्रयोग के जरिए। कह रहे जबकि जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, जो बेडरॉक भी है, बेडरॉक वर्ड बहुत बार आ चुका है, इसका मतलब होता है फाउंडेशन या नींव, मेन स्टे या आधार। कह रहे मेडिटेशन जो है, जो कि फाउंडेशन है, नींव है बुद्धिज्म नाम के इस धर्म की, ये एक्सप्लोर करता है, अंदर घुस के ढूंढने की कोशिश करता है एक्सपीरियंस को इंटरनली। और कैसे, थ्रू डिसिप्लिन्ड अटेंशन, ऐसी अटेंशन के जरिए, ऐसे ध्यान के जरिए जो डिसिप्लिन तरीके से लगाया जाए। आप अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करो, मैंने अभी क्या बोल दिया, उस आदमी ने मुझे ये कहा था तो मैंने क्या जवाब दिया, क्यों मैंने जवाब दिया। तो ये अटेंशन आप अपने आप को दे रहे हो ना, डिसिप्लिन के साथ दे रहे हो, पूरे अनुशासन के साथ।
तो ये है मेडिटेशन। जरूरी नहीं है आंख बंद करके हो। बुद्धिज्म ये कहता है कि मेडिटेशन हर वो एक्शन है जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो कि मैंने जो किया किसके बहकावे में आकर के किया, क्या मेरा नेचर अंदर से ऐसा है या उस वक्त मेरा रिएक्शन ऐसा था। चलिए, साइंस की वर्ब है इन्वेस्टिगेट्स, मेडिटेशन की वर्ब है एक्सप्लोर्स। बेड रॉक का मतलब है फाउंडेशन, नींव या आधार। इसके लिए एक और वर्ड है अपने पास, मेन स्टे। बहुत बार करवाया वर्ड। इस सेंटेंस में एक एरर है, मैं 5 सेकंड देता हूं, जो ढूंढ सके कमेंट्स में डाल। अभी बताया था रिलीजन के आगे द नहीं लगता, किताबों के आगे द लगता है, हॉली बुक्स के आगे। तो बुद्धिज्म के आगे का ये द आपको निकाल। बड़े आगे चल। नेक्स्ट पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाए आज मैंने, ऐसे ही पढ़ो इनको छोटा छोटा पीस करके। वीडियो को पॉज करो। कह रहा है जी, ऑर्डिनरीली वी एनकाउंटर नॉट द माइंड इटसेल्फ बट इट्स डिस्टर्बेंसेस as we identify with anger, anxiety and fear despite their transit nature। कह रहा है सामान्य तौर पे ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल, ऑर्डिनरीली यानी नॉर्मली। कह रहे जी टिपिकली देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए तो हम एनकाउंटर करते हैं, सामना करते हैं हमारे माइंड का नहीं, खुद के, बल्कि इसकी डिस्टर्बेंसेस का, इसके अंदर आने वाले रोक टोक का। डिस्टर्बेंस क्या होती है समझते हैं ना, हिंदी में वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, खलल बोलते हैं ना इसको। हम माइंड को एनकाउंटर नहीं करते, हम उसमें माइंड में जब खलल आती है तब उसको एनकाउंटर करते हैं। क्योंकि एज हम आइडेंटिफाई विद करते हैं गुस्से यानी एंगर, एंजाइटी यानी चिंता और फियर के साथ। हमें लगता है हम गुस्से में हैं, एंजाइटी में हैं, डरे हुए हैं, तभी अपने दिमाग को हम ऑब्जर्व करते हैं जब ऐसा आइडेंटिफाई हम कर रहे होते हैं। कह रहा है ये काम हम करते हैं डिस्पाइट इन चीजों के ट्रांजिएंट यानी बहुत क्षणिक भर के, पल भर के नेचर के बावजूद। कह रहा है जी जो चीज विच रिवील्स या रिवील भी करती है दैट डिसरप्टिव इमोशंस या डिस्ट्रक्टिव इमोशंस आर नॉट इंट्रिंसिक। ये जो डिस्ट्रक्शन भरे इमोशंस हैं ये इंट्रिंसिक नहीं है, इननेट नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, फंडामेंटल या नेचुरल नहीं है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। हम अपने आप का सामना तब करते हैं जब हम डरे हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं, या परेशान में होते हैं, चिंता में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। और ये सब तो माइंड की डिस्टर्बेंसेस है। एक्चुअल माइंड जब हम शांत होते हैं तब तो हम ऑब्जर्व ही नहीं करते उसको कि वो कैसा है। कह रहा और ये हम तब करते हैं बावजूद इन चीजों के ट्रांजिएंट या पल भर के नेचर के होने के। गुस्से में कोई आदमी नहीं रह सकता काफी दिनों तक, डर भी नहीं सकते आप किसी भी चीज से लगातार, स्ट्रेस भी कितनी ही लोगे, ट्रांजिएंट ही है ना। 100 साल की आदमी की जिंदगी होती है, 80 साल की, 70-75 साल की, उसमें से कितने दिन वो गुस्से में निकालेगा, कितने घंटे फियर में निकालेगा। कह रहा तो इनके ये सारे काम हम बावजूद करते हैं इन चीजों के क्षणिक भर नेचर होने के बावजूद। और यही चीज हमें रिवील करती है कि डिस्ट्रॉय करने वाले इमोशंस वो हमारे स्वाभाविक नहीं है, हम उनको अलग से एक नए तरीके से ऑब्जर्व करना सीख गए हैं। चलिए, एनकाउंटर करना, सामना करना, वी की वर्ब है, वी की वर्ब है अगेन आइडेंटिफाई। चलो, इंट्रिंसिक, इननेट, इनग्रेन्ड, इनबिल्ट, फंडामेंटल, एम्बेडेड करवाया हुआ ये वर्ड आपको अभी शुरू में करवाया था, सिनोनिम इसके देखना। चलिए जी, लास्ट सेंटेंस है, यहां पे अपने इसको रैप अप करेंगे, फटाफट देख लो। चलो, कह रहा है जी मच लाइक क्लाउड्स ऑब्सक्यूरिंग बट नेवर एनाइलेटिंग द स्काई, अफ्लिक्टिव स्टेट्स वेल रादर देन डिफाइन द माइंड। कह रहा है जी मच लाइक और लाइक में कुछ फर्क नहीं है, दोनों का मतलब होता है के जैसा, लाइक हिम उसके जैसा, लाइक वाटर पानी के जैसा, है ना। तो मच लाइक मतलब लाइक के आगे ही आपने एक एडवर्ब का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। कह रहा है जी बिल्कुल उसके जैसा ही, और किसके जैसा, क्लाउड्स के जैसा, बादलों के जैसा। कौन से बादल? जो ऑब्सक्योर कर रहे हैं या धुंधला कर रहे हैं, लेकिन कभी भी एनाइलेट नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ऑब्लिटरेट नहीं करते हैं स्काई को। बादल का काम है स्काई के आगे आकर के उसको छुपाना, ऑब्सक्योर करना, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि बादल आगे आ गया तो पीछे का स्काई खत्म हो गया। कह रहे बिल्कुल बादलों की तरह ही ये जो अफ्लिक्टिव स्टेट्स हैं, शुरू में एक वर्ड बताया था आपको, अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का मतलब होता है पेन और सफरिंग, दर्द और पीड़ा। ये दर्द और पीड़ा वाली, पेन और स्ट्रेस वाली जो स्टेट्स हैं, ये भी वेल करती हैं, छुपा देती हैं, बजाय डिफाइन करने के माइंड को। ये स्टेट्स हमारे माइंड को डिफाइन नहीं करती हैं। अगर आप दर्द भरे आदमी हैं, गुस्से भरे आदमी हैं, तो आप नेचुरली गुस्से नहीं है, गुस्से वाले आदमी नहीं है। एक पीछे एक माइंड है जिसको आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन उस पर एक गुस्से का पर्दा डाल रखा है, एक इमेज बना रखी है आपने, पर्सनैलिटी, एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड वुमन,
है ना, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। तो ये बिल्कुल वही बादलों की तरह है जो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं, पीछे एक आसमान है जो आपने कभी देखा नहीं। तो एफ्लिक्टिव स्टेट्स विल रादर देन डिफाइन द माइंड। एफ्लिक्टिव स्टेट सब्जेक्ट है, वेल इसकी वर्ब है, रादर देन कंजंक्शन है, दूसरी वर्ब है डिफाइन। वेल का मतलब होता है पर्दा ढकना, वेल वर्ड का मतलब होता है अंग्रेजी में पर्दा, बुरखा होता है ना वो पर्दा, उसको वेल बोलते हैं। और डिफाइन का मतलब है परिभाषित करना, किसी चीज को क्लियर करना। अब देखो आगे क्या करा है, आगे एक इसने रिलेटिव क्लोज लगाया, कह रहा है माइंड क्या है जी, ये वेल करता है डिफाइन करने के बजाय माइंड को। माइंड वो है हुज कैपेसिटी टू नो इनेबल्स लर्निंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फैमिलियराइजेशन विद पेशेंस, कंपैशन एंड कंटेंटमेंट। कह रहा है ये वही माइंड है जिसकी कैपेसिटी जो है ना नया कुछ जान लेने की, नो करने की, वो इनेबल करती है, फैसिलिटेट करती है कि आप कुछ सीखें, कुछ बदलें, अपने आप को पेशेंस से फैमिलराइज करें या संतोष से, धैर्य से परिचित करें। कंपैशन हो आपके अंदर, किसी के लिए अनुभूति हो, प्यार हो, कंटेंटमेंट हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, हर वक्त आप मरू बरू ना करें, है ना, जो मिल गया उसमें खुशी भी दिखे आपको। तो ये वही माइंड है, इसकी जानने की, जो नया जानने की कैपेसिटी है, ये सारी ताकतें आपको दे सकती है। और किसके बजाय देती हैं ताकतें, इंस्टेड ऑफ, बजाय इन सभी गंदी चीजों के, रिजेंटमेंट के, सस्पिशन के, एग्जैजरेशन के और ग्रास्पिंग के। रिजेंटमेंट का मतलब होता है अंदर गहरा छुपा हुआ गुस्सा, सस्पिशन का मतलब होता है शक, एग्जैजरेशन का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना, ग्रेस्पिंग का मतलब होता है एवरिस, ग्रीड या लालच। अच्छा सेंटेंस था, थोड़ा सा फिलोसफिकल ज्यादा हो गया, मानता हूं इस बात को, लेकिन आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए, सब कुछ पढ़ना आना चाहिए, है ना। आपको क्यों भगवत गीता दे दी जाए और आप उसको ना पढ़ पाओ भाई, कुरान दे दी जाए तो आप उसको भी अंग्रेजी में पढ़ सको, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि रीडर की तरह, एक लर्नेड रीडर होता है ना अंग्रेज, उसकी तरह आप हर तरह की चीज को एसिमुलेट कर सको। तो अफ्लिक्टिव स्टेट्स सब्जेक्ट है इसकी वर्ब विल, दूसरी वर्ब है डिफाइन, कैपेसिटी की वर्ब है इनेबल्स। ये सारे वर्ड आप देख लेना, मैंने साइड में डाल भी दिए हैं। संतोष को कंटेंटमेंट बोलते हैं, बढ़ाई चढ़ाई को एग्जैजरेशन बोलते हैं, ग्रास्पिंग आपकी लालच है, रिजेंटमेंट अंदर गहरा बसा हुआ छुपा हुआ गुस्सा है, कंपैशन होती है दया या दूसरों के लिए प्यार। चलिए एक और है, चलो ये करवाई देता हूं मैं, खुद से आप इसको ट्राई जरूर देना, आसान सेंटेंस है। कह रहा है सिंस सफरिंग ऑफ्टन अराइजेस लेस फ्रॉम इवेंट्स देन फ्रॉम माइंड्स प्रोलिफरेटिंग कमेंट्री, an untrained mind amplifies pain whereas a trained mind becomes one's greatest ally। कह रहा है सिंस, क्योंकि ऐसा है, कंजंक्शन लगी है, पेन या सफरिंग जो है ना वो अक्सर निकल करके आती है, अराइज फ्रॉम होती है, और लेस यानी कम, उस इवेंट से, उस घटना से, और बजाय आपके माइंड की उस कमेंट्री से जो लगातार प्रोलिफरेट हो रही है, दिन दुगनी रात चुगनी पनप रही है। किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आपको लगता है कि भाई कह कैसे दिया, सबके बीच में कह दिया, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो उसको आगे जाके बताएगा, उसको उसको बताएगा, अब मेरी तो तू हो जाएगी, मुझे कह कैसे दिया। तो कहा तो उसने कुछ था नहीं, दिमाग में आपने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, 4-5 दिन आप सोए नहीं रात में। तो सफरिंग जो है ना वो इसी से निकलती है, जो दिमाग आपका पनपाता है ना कमेंट्री अंदर, उसी से, ना कि उस इवेंट से। कह रहा है इसलिए एक नौसिखिया दिमाग जो होता है, अनट्रेन्ड माइंड जो होता है, मेरे जैसा आप जैसा, वो खुद ही पेन को बढ़ा लेता है। जबकि एक ट्रेन्ड माइंड जो होता है, एक एक्सपीरियंस आदमी का जो माइंड होता है, हमारे माता पिता जैसे इंसान का, वो होता है उसका ग्रेटेस्ट अलाई, सबसे अच्छा दोस्त। एक उम्र आने के बाद इस चीज को आप समझेंगे, शायद 25 में समझ ना आए, है ना। अक्सर मुझे भी बहुत टाइम लगा था 30-35 के बाद आने के बाद, अभी मतलब रिसेंटली मैं इस चीज को समझाऊं कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको किसने क्या बोला था और आपने किसको क्या बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे जाके लाइफ ऐसी हो जाएंगी, आपको आपको अपने अलावा किसी चीज से फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा और आपकी तरह सब होंगे। तो ट्रेंड माइंड ऐसा ही होता है जिसको फर्क पड़ना बंद हो जाए और वो उस इवेंट को उतना ही पेन ले जितना जरूरी है, दिमाग में खुद की कमेंट्री करके स्ट्रेस ना पाल ले। तो यही सफरिंग है, इससे आपको आजाद होना है। चलिए, सफरिंग की वो अराइजेस, अराइज फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, कहीं से पैदा होना या निकलना। प्रोलिफरेटिंग, जो प्रोलिफरेट कर रहा हो, एक्सपेंड कर रहा हो, पनप रहा हो, ये वर्ड बहुत बार करवाया आपको मैंने। कमेंट्री आप समझते हैं, एम्पलीफाई करना, एम्पलीफायर लगा करके किसी चीज को बड़ा कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, बढ़ा देना। अलाय होता है आपका फ्रेंड या दोस्त। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, बहुत कुछ आज एक ही क्लास में डाल दिया पैकेज बना के। होपफुली यूट्यूब की सबसे यूनिक क्लासेस में से आपको लग रही होगी, है ना। चलिए, सेंट्रल आइडिया पूछा इस आर्टिकल का आपसे, एक सेंटेंस में समझाना हो किसी छोटे बच्चे को तो कैसे समझाएंगे। वीडियो को पॉज करके ट्राई देना इसको, एक सेंटेंस।
साइंस जो है नहीं एक्सप्लेन कर सकता कॉन्शियसनेस के नेचर को, क्या ये बताया गया? आदमी की सफरिंग बनी रहती है क्योंकि इंडिविजुअल जो है नाकामयाब रहता है समझने में न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस को। जो माइंड है जो कैपेबल है जनरेट करने का सफरिंग, उसको ट्रेन किया जा सकता है कि आप विजडम को और इमोशनल फ्रीडम को कल्टीवेट करें। या इमोशनल डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट होती हैं पूरी तरीके से एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस से रादर देन मेंटल हैबिट से। एक ही सेंटेंस सही है यहाँ पे सी। माइंड में इतनी ताकत है कि उसको सही तरीके से आप ट्रेन कर लें तो उसके पास यही काम रह जाएगा कि आपकी सफरिंग को सफरिंग ना रहने देना, रोज कुछ नया विजडम सीखना और इमोशनल फ्रीडम आपको देना। अंदर से एक खुशी मिलती है ना आपको, यार सब ठीक है, जैसा भी है मेरे को तो अच्छा लग रहा है ना। तो ये होता है मतलब ट्रू ट्रेंड माइंड का। ट्रेंड माइंड जो है, ट्रेंड आदमी का माइंड इस तरह का होता है। चलिए फर्स्ट का आंसर बनेगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आर्टिकल की टोन पे, टोन कैसी लग रही है? फिलोसफिकल, क्रिटिकल, पोलेमिकल या सटारिकल? देखो क्रिटिकलिटी भी नहीं आ रही कहीं, सटायर यानी उपहास भी नहीं आ रहा, कन्फ्रंटेशन और पोलेमिकल टोन भी नहीं है। पोलेमिकल कन्फ्रंटेशन वो होती है जिसमें किसी ख्याल आइडिया को अटैक किया जाए कि ये कैसे, ये तो गलत है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे फिलोसफिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, एनालाइज कर रहा है माइंड और ब्रेन के बीच के डिफरेंस को बुद्धिज्म की फिलोसफी के हिसाब से। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो, मेरे ख्याल सबका सही होना चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दी है और ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना, इसको आपको इंप्रूव करना है। अगर लगे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तभी करना, नहीं तो नहीं करना। जो भी करोगे कमेंट्स में आपको आंसर मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में डाल रहे हैं आंसर से अपने मेरे वाले को मैच कर लेना। वन वर्ड पूछा आपसे, ऐसी चीज जो कुछ पल टिकती हो, लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम हो, उसको आप क्या बोलेंगे? बेडरॉक, परसेप्शन, एफेमरल या परसिस्टेंट? फिर आपसे पूछिए करेक्ट स्पेलिंग। ये 4 वर्ड्स की स्पेलिंग भी आपको करवाई थी आर्टिकल में, इनमें से एक ही सही है, सही वाली आपको पकड़नी है। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, चेक करो और जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं वही अप्लाई करना। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले शेयर करें। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको सारे आंसर्स अपडेट मिलेंगे। कल आपसे मुलाकात करेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, जिन लोगों को वोकैब के लिए एक पूरा पंच चाहिए, पावर पंच है ना, किताब की फॉर्म में, यू कैन एक्सप्लोर दिस बुक। कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा।